देखिए, काला पानी का जो क्षेत्र है, वो एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का क्षेत्र है। ना सिर्फ भारत-नेपाल के लिए, जबकि भारत, नेपाल और चीन तीनों के लिए। जो मूल मुद्दा है काला पानी का, वह उसके ज्योग्राफिकल अवस्थिति और एक नदी के लोकेशन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये कहना है नेपाल का कि काला पानी क्षेत्र कोई विवाद है ही नहीं, यह तो हमारा क्षेत्र है। तो नेपाल उसको इस तरीके से देखता है। भारत इसको इस तरीके से देखता है कि चूंकि 1816 की सुगौली संधि में नदी के ऊपरी क्षेत्र का वर्णन ही नहीं किया गया है, तो जब संधि में ही वर्णन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नदी यहाँ से निकलती है कि यहाँ से निकलती है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखने को यह है कि भारत चीन के बीच मल्टीपल जगह लद्दाख, अरुणाचल, ये सब क्षेत्रों में सीमा विवाद मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो लिपुलेख और काला पानी के क्षेत्र में भारतीय स्टैंड को कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आता है। जो भारत और नेपाल के बीच संबंध है वो ऐतिहासिक रूप से काफी सुदृढ़ रहे हैं और रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। तो भारत को चाहिए कि यह नेपाल को कूटनीतिक चैनल के माध्यम से, राजनयिक चैनल के माध्यम से यह समझाए, चूंकि वह उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप भी है, तो यह समझाए कि काला पानी क्षेत्र भारत के लिए कितना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल संबंधों के संदर्भ में काला पानी विवाद को लेकर के, और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट शशि सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। सर, हमारे डिस्कशन को हम शुरू करें, क्योंकि भारत और नेपाल दोनों के बीच में संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहे हैं हमेशा से ही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काला पानी को लेकर के काफ़ी विवाद रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री भी कुछ ऐसे बयान देते हुए नजर आए हैं जिससे विवाद और गहराया है। तो ये पूरा घटनाक्रम हाल ही के समय में क्या रहा है, वो हमें समझाइए। देखिए, काला पानी का जो क्षेत्र है वो एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का क्षेत्र है। ना सिर्फ भारत नेपाल के लिए, जबकि भारत, नेपाल और चीन तीनों के लिए। ये तीनों के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित एक क्षेत्र है। और जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान समय में इसको लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला है। तो वस्तुतः वर्तमान समय का जो विवाद है वो मई 2024 में जो प्रचंड की सरकार थी, नेपाली पीएम प्रचंड की सरकार, उन्होंने नए करेंसी नोट लाए थे, नेपाली करेंसी के नोट लाए थे। और उसमें जो ये एरिया है, जो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों का एरिया है, उसको अपने नेपाली क्षेत्र में दिखाया था। उसके बाद आप केपी ओली की सरकार उसके बाद आई, नेपाली पीएम की, उन्होंने भी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये चर्चा की कि नहीं, काला पानी क्षेत्र हमारा है। तो इस विवाद को यहाँ इस संदर्भ में वर्तमान में देखा जा रहा है, लेकिन ये विवाद एक लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है। विवाद प्रमुखता से यह उभरा वस्तुतः जब आपने देखा कि भारत ने नवंबर 2019 में जो संविधान संशोधन करके आर्टिकल 370 और 35A को हटाया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत का एक नया राजनीतिक नक्शा, नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था। उसी पॉलिटिकल मैप में जहां एक तरफ तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उसी राजनीतिक मैप में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और एक काला पानी का जो क्षेत्र है उसको भारत ने अपने क्षेत्र में दिखाया, जो कि वस्तुतः हमारा ही है। तो यह मुद्दा नेपाल की राजनीति में भूचाल का मुद्दा लेकर आया, और इसी के बाद 2020 में वहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने एक संविधान संशोधन किया नेपाल की सरकार ने, और इन तीनों क्षेत्रों को अपना एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा बताया। तो 2020 के बाद यह घटनाक्रम ज़्यादा प्रभावी रूप से अभी वर्तमान में उभर के आया। ये जो काला पानी क्षेत्र है वो भारत के उत्तराखंड राज्य के धारचूला, जो एक पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें धारचूला एक सब डिवीज़न है, तो धारचूला सब डिवीज़न के अंतर्गत आता है। वहीं नेपाल कहता है कि यह उनका एक सुदूर पश्चिम प्रोविंस है। तो सुदूर पश्चिम राज्य के वह दारचूला, हमारे एक नदी बहती है, काली नदी, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो काली नदी के एक तरफ टाउन जो है भारत के हिस्से में, उसको कहते हैं धारचूला, और जो नेपाल के हिस्से में टाउन, उसको कहते हैं दारचूला। दोनों के बीच एक पुल बना हुआ है, आप लोग और अपना आवाजाही करते हैं। तो नेपाल का कहना है सुदूर पश्चिम जिले के दारचूला के अंतर्गत तो कहता है कि हमारा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पूरा काला पानी का एक संदर्भ है कि ये इस जगह पे लोकेशन है, और नेपाल का स्टैंड है कि हमारा है, जबकि भारत का स्टैंड है कि हमारा है। तो काला पानी विवाद इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सर, आपने विवाद के बारे में तो बताया, लेकिन अभी भी जो काला पानी है उस क्षेत्र की अवस्थिति क्या है वो अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि काला पानी जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी अवस्थिति क्या है और वो क्यों इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है। जी सौरभ, देखिए, जो मूल मुद्दा है काला पानी का, वह उसके ज्योग्राफिकल अवस्थिति और एक नदी के लोकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो ये क्षेत्र है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का, वह उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका धारचूला सब डिवीजन में आता है।
मुख्य मुद्दा ये है कि एक नदी है काली नदी या महाकाली या शारदा, तीनों उसी को कहते हैं। अपर स्ट्रीम में वह काली कही जाती है, बीच में महाकाली है और नीचे उसी को शारदा नदी कहते हैं। तो इसके कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ से उद्गमित होती है, इसको लेकर मुख्य विवाद है। दोनों भारत और नेपाल के दोनों के अपने-अपने स्टैंड है इस कॉन्टेक्स्ट में। मुख्य मुद्दा स्टार्ट होता है जब आप देखेंगे कि भारत पे जब ब्रिटिशर्स का शासन था, जब ब्रिटिश भारत और जो नेपाल में गोरखा शासकों के बीच में युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में, एंग्लो नेपाल वॉर। तो एंग्लो नेपाल वॉर खत्म हुआ था 1816 की सुगौली संधि के द्वारा। तो सुगौली संधि में ब्रिटिश भारत और जो नेपाल था उसके सीमाओं को सीमांकित किया गया था। ये नीचे तराई के क्षेत्रों में भी और नेपाल के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में भी। तो नेपाल का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें कहा गया कि काली या महाकाली जो नदी है वो सीमा बनाएगी, और पूर्वी में कहा गया कि एक मेची नदी है दार्जिलिंग और वेस्ट बंगाल क्षेत्र में, तो वो सीमा बनाएगी। तो काली नदी सीमा तो बताई गई, लेकिन काली नदी कहाँ से निकलती है इसको लेकर सुगौली की संधि में अस्पष्टता का अभाव था। आप देखते हैं कि जब ज्योग्राफी में नदियों का जब विकास होता है, नदियां अपने जब प्रारंभिक चरण में रहती हैं तो नदियों में सैकड़ों स्ट्रीम आके मिलती हैं, और वो सारे स्ट्रीम फिर एक या दो बड़ी बड़ी धाराएं बनती है और अल्टीमेटली फिर एक सिंगल धारा में बनती है। तो यहाँ काली नदी का जो ओरिजिन है वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। एक गुंजी नाम का गाँव है, तो गुंजी बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन पर एक अवस्थित गाँव है जहाँ पे भारत की सशस्त्र सीमा बल भी है, आईटीबीपी भी है। तो गूंजी में दो स्ट्रीम मिलती है। एक स्ट्रीम जो है चैनल जो है वो आता है पश्चिम की तरफ से, और एक स्ट्रीम आता है नॉर्थ की तरफ से। जो पश्चिम से स्ट्रीम आता है वो एक आदि कैलाश माउंटेन है जो हमारा काफ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ गए थे। तो वहाँ से उसका बेस कैंप है जोलिंगकोंग, और उसी के पास एक लिम्पियाधुरा पास है, हाई माउंटेन पास है। तो लिम्पियाधुरा, आदि कैलाश और जोलिंगकोंग से एक स्ट्रीम आती है जो कि कुट्टी नाम का बीच में गांव है, नाबी गांव है, कुट्टी नाबी होते हुए गुंजी पहुंचती है। गुंजी से एक दूसरी स्ट्रीम नॉर्थ से आती है जो कि लिपुलेख पास, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 से पहले भारत के जो तीर्थ यात्री थे वो कैलाश मानसरोवर दर्शन करने उसी रास्ते से पैदल होके जाते थे लिपुलेख पास से। तो लिपुलेख पास के दक्षिण से एक पंखागाड़ स्ट्रीम करके भारत का स्टैंड है कि पंखागाड़ का स्ट्रीम से जो चैनल निकलता है वही नावीडांग, और नावीडांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत भी धार्मिक यात्रा से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नावीडांग से नावीडांग पंखागाड़ स्ट्रीम हुआ, तो लिपुलेख से निकलती है स्ट्रीम पंखागाड़ के माध्यम से, और नावीडांग और कालापानी गांव होते हुए गुंजी पहुंचती है। तो आपने देखा कि गुंजी में दो स्ट्रीम मिल रही है। तो यही दोनों स्ट्रीम को लेकर मुख्यतः विवाद है। दोनों के अपने अपने स्टैंड है। किसी का कहना है कि नहीं जो पश्चिम से आ रही है वो मुख्य काली नदी है, किसी का स्टैंड है कि नहीं जो उत्तर से आ रही है वो काली नदी है। और विवाद इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे देखिए आप, अंग्रेजों ने स्पष्टता क्यों नहीं की थी। अंग्रेजों के लिए नेपाल का अपना इंपॉर्टेंस था। जैसे नेपाल से उन्होंने कच्चे सामान की आपूर्ति, लकड़ी और बहुत सारे टिम्बर और ये सब चीज़ की आपूर्ति होती थी। नेपाल उनका एक बड़ा बाजार था, और इनफैक्ट ब्रिटिश सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की काफ़ी संख्या में मौजूदगी थी। इन सब के साथ साथ नेपाल एक बफर स्टेट, आज के दौर में भी भारत और चीन जैसे दो बड़ी शक्तियों के बीच का बफर स्टेट है। भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं। दोनों के अपने अपने क्षेत्रीय एस्पिरेशंस, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और एकांक्षाएं हैं। तो इन सारे संदर्भों को देखिए तो ये दोनों के नदी के उद्गम को लेकर जो अस्पष्टता है, इसके संदर्भ में काला पानी को देखा जाना चाहिए। सर, आपने कालापानी विवाद के बारे में तो बताया है, अभी कालापानी क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है, इसके महत्व के बारे में बताइए हमें। सौरभ, काला पानी क्षेत्र जो है वह अलग अलग कारणों से महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग व्यापारिक कारण से देखें तो जो तिब्बत है, तिब्बत का नज़दीकी वहाँ से टाउनशिप पड़ता है तकलाकोट। तो तिब्बत के साथ व्यापार का सबसे शॉर्टेस्ट और फ्लेक्सिबल रूट है काला पानी क्षेत्र, और लिपुलेख जो पास है, लिपुलेख पास के थ्रू। लिपुलेख पास ना सिर्फ तिब्बत के साथ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारत के हिंदू धर्म के तीर्थयात्रियों के लिए और बौद्ध और जैनों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो धार्मिक यात्रा का सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे कम खर्चीला रूट है वो लिपुलेख पास के थ्रू है, जो कि 2020 कोविड के बाद से वो वस्तुतः, इनफैक्ट गलवान क्लैश के बाद से वो बंद है लिपुलेख पास से पैदल यात्रा। तो एक तो अपना व्यापारिक दृष्टिकोण, तिब्बत के तकला काट तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट है, फ्लेक्सिबल रूट है। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का सबसे कम खर्चीला रूट है। दूसरा जो एक काला पानी का जो क्षेत्र है वह चूंकि भारत, चीन, भारत, तिब्बत और ये नेपाल के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है,
तो स्ट्रेटजिक रूप से यह इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि 1962 के युद्ध में भी इसको महत्ता प्रदान की गई थी। क्षेत्र पर नजर रखने, क्षेत्र पर सामरिक बढ़त बनाए रखने, और चूंकि ये पूरा एरिया ग्लेशियर्स और अलग अलग नदियों, अलग अलग चैनल्स के उद्गम का क्षेत्र है, तो वर्तमान समय में जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो दौर चल रहा है, जिसमें आप देखिएगा कि पानी के लिए कितने सारे विवाद और संघर्ष हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र पर अवस्थिति से कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक क्षेत्र पर नजर रखना और साथ ही साथ ग्लेशियर्स के माध्यम से जो अपना नदियों पे कंट्रोल है उसको रखने बनाने में इसको काला पानी क्षेत्र को देखा जाता है। सर, काला पानी क्षेत्र का महत्व भी हमें समझ में आ गया है। अब काला पानी जो क्षेत्र है इसको लेकर के अभी आपने बताया था कि हाँ, व्यू अलग है। तो उसमें जो काली नदी है उसमें एक धारा उत्तर से आ रही है, एक पश्चिम से आ रही है। बिल्कुल। तो इन दोनों को लेकर के भारत और नेपाल का अलग अलग दृष्टिकोण है जो विवाद का मुख्य केंद्र बना हुआ है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण क्या है वो हमें बताइए। सौरभ, देखिए, जो काला पानी क्षेत्र है उसको लेकर जो मैंने स्टैंड की बात की थी, तो नेपाल का यह स्टैंड है कि जो काली नदी जो सुगौली संधि में वर्णित है, वह काली नदी वस्तुतः जो आदि कैलाश माउंटेन या लिम्पियाधुरा पास से निकलती है, जोलिंगकोंग या लिम्पियाधुरा से, और जो गुंजी जो पश्चिम वाली धारा है जो पश्चिम से आ रही है। तो नेपाल का मानना यह है कि जो मुख्य काली नदी है वो पश्चिम से आने वाली धारा है। नेपाल इसके पक्ष में कई सारे प्रमाण देता है। वह कहता है कि हमारे द्वारा जो पुराने समय में वर्णित मैप है हमारे गोरखा शासकों के द्वारा, उसमें उसी नदी को ये कहा गया है, काली नदी कहा गया है। इसके साथ साथ उसका नेपाल का यह भी स्टैंड है कि हमारे 1962 के युद्ध तक वो क्षेत्र भारत के प्रभाव क्षेत्र में नहीं था। इनफैक्ट जो वहाँ के राजा किंग महेंद्र थे, उन्होंने भारत को वह क्षेत्र टेम्पोररी रूप से दिया था, चीन का जो संघर्ष में अपने सेनाओं को मदद करने के लिए, भारतीय सेनाओं की मदद करने के लिए वो क्षेत्र टेम्पोरली रूप से दिया गया था। साथ ही साथ ये कहना है नेपाल का कि काला पानी क्षेत्र कोई विवाद है ही नहीं, यह तो हमारा क्षेत्र है। तो नेपाल उसको इस तरीके से देखता है। भारत इसको इस तरीके से देखता है कि चूंकि 1816 की सुगौली संधि में नदी के ऊपरी क्षेत्र का वर्णन ही नहीं किया गया है, तो जब संधि में ही वर्णन नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह नदी यहाँ से निकलती है कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, पहला स्टैंड तो भारत का ये है। दूसरा स्टैंड भारत का यह है कि जो लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास से चूंकि प्राचीन समय से भी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था, तो भारत का कहना है कि जो मुख्य नदी है वो वस्तुतः यही है, क्योंकि यही रूट जहाँ पे आदमी आ जा रहा है वहीं का मैप बनाएगा। लिम्पियाधुरा क्षेत्र से आवागमन नहीं होता था, लिम्पियाधुरा पास से काफी हाई क्षेत्र में अवस्थित माउंटेन एरियाज हैं। तो भारत का कहना है कि लोगों का आवागमन चूंकि लिपुलेख पास से होता था, धार्मिक यात्रियों का, व्यवसायियों का, इसलिए मुख्य जो नदी है वह जो लिपुलेख पास है उसके साउथ से जो पंखागढ़ स्ट्रीम मैंने कहा था, और जो काला पानी और नाभी डांग होते पहुंचती है गुंजी, वह स्ट्रीम है। तो एक तो दोनों के मत को लेकर यह स्पष्टता है। अगर हम इसके ऐतिहासिक पहलुओं की तरफ देखें तो अब इसमें देखिएगा कि सुगौली संधि में चूंकि मार्क ही नहीं किया गया था, तो उससे पहले की तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर सुगौली संधि के बाद के मैप्स को देखें तो 1827 में मैप हुआ, 30 में मैप्स किए गए, 1846 में भी मैप को अपडेट किया गया, और एक वेस्टर्न प्रोविंसेज ऑफ हिंदुस्तान करके एक शीर्षक में लाया गया था। तो उसमें यह बताया गया, उसमें बेसिकली नदी को लिम्पियाधुरा से ही दिखाया गया था, जो नेपाल का भी स्टैंड है। तो नेपाल का जो अभी स्टैंड है प्राचीन मैप्स में कहीं ना कहीं उसको दिखाया गया है पुराने के मैप में कि नदी लिम्पियाधुरा से निकल रही है। यही चीज 1846 से 60 और 60 से 80 के मैप में भी रहा, लेकिन 1880 के मैप में कुछ और, 1880 के बाद के मैप्स में कुछ और चीज दिखाया जाने लगा। ये डिफरेंस इसलिए हुआ कि जो आज के डेट में हम लोग काली नदी बोलते हैं, उसको पहले काली नदी नहीं कहते थे, उसको कुट्टी नदी कहते थे। कुट्टी एक गांव है, जैसे मैंने गुंजी से आगे कहा, जो पश्चिम से आने वाली स्ट्रीम है, उसी के बीच में कुट्टी नाम का गांव पड़ता है। यह महाभारत के कुंती नाम के, कुंती जो पात्र थी हमारी, वो कुंती से जुड़ता है, इसीलिए उसका नाम कुट्टी है। तो उसमें उस नदी को कुट्टी नदी कहा जाता था, जो पश्चिम से आ रही है। ठीक है, 1880 के बाद से एक नई नदी काली का नाम आने लगा, और वो नई जो काली नदी है, जो भारत का स्टैंड है लिपुलेख के दक्षिण वाली, जो उत्तर से आती है गुंजी से, वो नदी है काली। तो मुख्य जो विवाद का केंद्र है वो 1880 के बाद नाम बदलने को लेकर है कि कौन सी ओरिजिनल काली नदी है। पहले कुट्टी नदी थी और एक काली नदी थी, तो दो अलग अलग नाम आया। नेपाल इसको कहता है कि यह एक तरीके से मानचित्र के रूप में एग्रेशन है। मानचित्र के रूप में आपने एक नदी का नाम बदल के और लगभग 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमसे छीन लिया।
तो उसको एक तरीके से वो कार्टोग्राफिक एग्रेशन कहता है नेपाल। लेकिन वस्तुतः यह कार्टोग्राफिक एग्रेशन नहीं है, यह दोनों देशों के मध्य नदी कहाँ से निकल रही है इसको लेकर अस्पष्टता का परिणाम है। तो इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। जी सर, कहीं न कहीं जो एक अस्पष्टता बनी हुई है कि उसका उद्गम कहाँ से होता है जी, काली नदी का, बिल्कुल, ये बिल्कुल, एक मुख्य विवाद का केंद्र है। बिल्कुल। सर, इस विवाद को समाधान करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए भारत और नेपाल की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक? जी सौरभ, देखिए जो काला पानी क्षेत्र है उसको सुलझाने के लिए कई प्रयास हुए हैं। अगर विवाद को जैसा हमने देखा था तो उसके संदर्भ में अगर ऐसे कंटिन्यूएशन में देखिएगा तो देखते हैं कि 1959 तक वहाँ तक जो नेपाल था, नेपाल 1959 तक उस क्षेत्र में इलेक्शन करवाया है। उसके अलावा नेपाल 1962 तक उस क्षेत्र में जो रेसिडेंट्स थे, निवासी थे, उनसे टैक्स भी कलेक्ट करता था 1961-62 तक। जब 62 में इंडो चाइना वार हुआ तो उस क्षेत्र में नेपाली पीएम जो किंग महेंद्र थे, उनके द्वारा भारत की सहायता के लिए, भारतीय ट्रूप्स की सहायता के लिए इस क्षेत्र में भारतीय ट्रूप्स के जो उपस्थिति थी उसको उन्होंने अलाउ किया था। तो भारतीय ट्रूप्स वहाँ गए और जो नेपाल और तिब्बत और जो भारत का ट्राई जंक्शन था उस क्षेत्र में अपनी सामरिक बढ़त बनाया भारतीय ट्रूप्स ने। तो यह ऐसे था, लेकिन चूंकि नेपाल इसको अपना क्षेत्र कहता था तो दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1981 में उन्होंने एक इंडो नेपाल जॉइंट बॉर्डर इंस्पेक्शन मैकेनिज्म स्थापित किया। और इसी 1981 में ही इंडो नेपाल टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी भी बनाई गई, जो कि उसका उद्देश्य था कि जो भारत नेपाल की सीमा है, पूरी सीमा, उसको एक बाउंड्री को मार्क किया जाए। इसके अलावा 1997 में आप देखते हैं कि इंडो नेपाल जो ज्वाइंट बॉर्डर एक तरीके से मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई गई। तो जो 1981 में टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी सीमा का सीमांकन के लिए, उसने ज़्यादातर सीमाओं को सीमांकित कर दिया कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। मतलब लगभग 97% सीमाओं का उन्होंने सीमांकन कर दिया। बॉर्डर पे पिलर्स बनाए गए, भारत नेपाल बॉर्डर पे आज भी देखते हैं कि पिलर्स हैं, तो ज़्यादातर जगहों पे पिलर बना के सीमाओं को सीमांकित कर दिया गया। कुछ क्षेत्र बचे रह गए जिसमें एक सबसे बड़ा क्षेत्र है लगभग 370 स्क्वायर किलोमीटर का, ये जो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और काला पानी, एक तरीके से एक ट्रायंगल है। इस तरफ लिम्पियाधुरा है, नीचे आपका काला पानी हो गया, ऊपर लिपुलेक हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा क्षेत्र है बिहार, नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर अवस्थित गंडक नदी का एक सुस्ता क्षेत्र है। वो भी नदी से जुड़ा हुआ है कि नदी, गंडक नदी ने अपनी धारा बदल ली थी, तो एक लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया उभर के आया जिसको लेकर दोनों देशों में विवाद है। उसके अलावा अन्य 10-15 किलोमीटर और भी विवाद हैं, बट ज़्यादातर विवाद 97% सीमाओं का विवाद सुलझा लिया गया था। हालांकि ये जो कमेटी थी उसको 2008 में डिजॉल्व कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। उसके अलावा आप देखते हैं कि 2000 में वहाँ के जो पीएम थे वो हमारे यहाँ आए और भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, कोइराला थे वहाँ के, तो कोइराला जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वार्ता की और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि हम लोग 2002 मतलब 2 साल में सीमाओं की मैपिंग कर लेंगे, डिमार्केशन अच्छे से कर लेंगे पूरे तरीके से। हालांकि यह टारगेट पूरा हो नहीं पाया। तो दोनों देशों ने ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन अभी भी यह मुद्दा कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि जैसे 2024 में मुद्दा सामने आया। मुख्य समस्या यह है इस सुलझाने में कि दोनों देशों के दृष्टिकोण भिन्न है नदियों के उद्गम को लेकर। पुराने मानचित्र का अभाव है, जैसे 1816 के पहले क्या स्थिति थी, तो इस तरीके के भी मानचित्र हमें चाहिए कि 1816 के पहले की क्या स्थिति थी, या इनफैक्ट 1816 के बाद भी जो नदी के नाम को लेकर हुआ कि कुट्टी नदी हुआ, 1880 के बाद आपने देखा कि नई नदी काली का नाम हुआ। तो ये ऐतिहासिक मानचित्रों की कमी भी इस समस्या को सुलझाने में एक बड़ी बाधा है। उसके साथ साथ दोनों देशों के अपने जो राजनीतिक दृष्टिकोण हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण में भिन्नता है, उसको लेकर विवाद आता है। नेपाल में जो राजनीतिक दल है वो कभी कभी चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव प्रदर्शित करते हैं, तब यह मुद्दा ज़्यादा प्रभावी रूप से उभर के आता है। प्राकृतिक कारण भी इसमें एक हैं। तो इन सब वजहों से सुलझ नहीं पाया, लेकिन दोनों देश प्रयास कर रहे हैं। जी सर, ये जो विवाद है मुख्य रूप से भारत और नेपाल के बीच है, जी लेकिन क्योंकि एक ट्राई जंक्शन है तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच में, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं चीन का भी इस पर कोई दृष्टिकोण होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। चीन इस पूरे विवाद पर क्या रुख रखता है? जी सौरभ, तो देखिए चिकी जो काला पानी क्षेत्र है, लिपुलेक क्षेत्र है, ट्राई जंक्शन पर अवस्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है चीन का यहाँ पे एक स्टैंड रहेगा, अपना एक महत्व रहेगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखने को यह है कि भारत चीन के बीच मल्टीपल जगह, लद्दाख, अरुणाचल, ये सब क्षेत्रों में सीमा विवाद मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो लिपुलेक और काला पानी के क्षेत्र में भारतीय स्टैंड को कहीं ना कहीं समर्थन करते नजर आता है।
1953 के भारत चीन समझौता हो या 2015 में जो भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच समझौता हुआ था, लिपुलेख एग्रीमेंट। इस लिपुलेख एग्रीमेंट में भी काला पानी और लिपुलेख के क्षेत्र को धार्मिक तथा ट्रेड रूट के रूप में महत्व दिया गया था, मान्यता दिया गया था, और इसके माध्यम से जो भारत का दावा है उसको वैधता प्रदान किया गया, समर्थन प्रदान किया गया। नेपाल ने इसका बहुत ही कड़ा विरोध दर्ज करवाया था और भारत और चीन दोनों के विरुद्ध में उसने बयान दिया था कि यह हमारा क्षेत्र है और आप हमारी संप्रभुता को उल्लंघन नहीं कर सकते। दोनों देशों को उन्होंने ये किया था, नेपाल ने। हालांकि इसके बैकग्राउंड में अगर जाकर देखते हैं तो ऐसा नहीं कि नेपाल और चीन के बीच ये नहीं था, सीमा विवाद नहीं था। सबसे बड़ा विवाद नेपाल और चीन के बीच माउंट एवरेस्ट को लेकर था कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो नेपाल का कहना था कि हमारे यहाँ है, चीन का कहना था कि हमारे यहाँ है। हालांकि दोनों देशों ने 1960 में इस विवाद को सुलझा लिया था, जब जो चीनी राष्ट्रपति थे उसमें के चाउ एन लाई, चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, तो उनकी यात्रा हुई नेपाल की और उन्होंने एग्रीमेंट करके माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंतर्गत स्वीकार किया और उसी को बाउंड्री बनाया। तो उसके बाद नेपाल और चीन के बीच बहुत ही सुखद संबंध रहे हैं, सीमा विवाद सुलझ गया था ऑब्वियसली। उसके बाद आप देखते हैं कि वर्तमान समय में जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड BRI परियोजना है, उसमें नेपाल एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। और हमेशा नेपाल आज के दौर में देखते हैं कि यदा कदा नहीं, लगभग ज्यादातर टाइम वो चीन को डिफरेंट मुद्दों पर सहयोग और समर्थन देता है अपना। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हैं कि चीन चूंकि भारत और नेपाल के बीच काला पानी लिपुलेख विवाद का केंद्र है और नेपाल और चीन के बीच संबंध काफी मधुर रहा है, तो अगर नेपाल भारत और नेपाल के बीच जो विवाद के केंद्र में चीन नेपाल का पक्ष न लेके हमारे दावे को वैधता देता है, तो यह नेपाल के लिए थोड़ा सा असहज सी स्थिति उत्पन्न होती है और नेपाली राजनीति में इसकी काफी चर्चा भी होती है। सर, हमने पूरे इस विवाद को समझ लिया है, चीन के भी दृष्टिकोण को समझ लिया है। अब जो इस पूरे विवाद की वजह से भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें समझाइए। देखिए, जो भारत और नेपाल के बीच संबंध है वो ऐतिहासिक रूप से काफी सुदृढ़ रहे हैं और रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है। इसका कहने का मतलब कि भारत और नेपाल कभी भी एक दूसरे को दुश्मन देश के रूप में नहीं देखते हैं, दोनों एक मित्र हैं और मित्र से ज्यादा कहीं परिवार की तरीके से देखा जाता है। दोनों देशों को लोग एक दूसरे के यहाँ शादी करते हैं, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जो बॉर्डर एरियाज है और नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं, उनके बीच ऐसे वैवाहिक संबंध हैं कि लोग अपनी नागरिकता छोड़े बिना वो जीवन भर दंपति के रूप में रहते हैं। जैसे नेपाल की कोई लड़की हो गई, भारत का कोई लड़का हो गया, तो मान लीजिए कि शादी हुआ तो ऐसा नहीं कि नेपाली नागरिकता उस लड़की ने छोड़ दी, बहुत सारे जगह ऐसा जीवन भर ऐसे चलता है। तो अगर विवाद गहराएगा, विवाद बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं भारत के जो रोटी बेटी संबंध है भारत नेपाल के बीच, इस पर प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि भारत और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा है, लगभग 1880 किलोमीटर की जो सीमा है, यह वस्तुतः जो 1950 की शांति और मित्रता की समझौती थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड जो शांति और मित्रता की जो हमारी फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी, उसमें वर्णित किया गया कि लोगों का आवागमन हम लोग कंट्रोल नहीं मतलब हम लोग लोगों का आवागमन क्या करेंगे कि नियमित रूप से प्रदान करेंगे, उसमें बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, सेवाओं की जो आवागमन है, पारगमन है, उसमें बाधा नहीं करेंगे, ट्रेड में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके आसान हम लोग पारगमन की सुविधा प्रदान करेंगे। अगर विवाद गहराएगा तो हो सकता है कि इनफैक्ट नेपाल के राजनीति में इस संधि की जो इसकी मांग है, रिव्यू की मांग है, वो कई बार की जाती है कि संधि को हम लोग फिर से रिव्यू करें। तो ये रिव्यू की मांग क्यों की जा रही है? ताकि भारत नेपाल के बीच संबंधों में और ज्यादा जटिलता आए। तो विवाद अगर काला पानी के बढ़ेगा तो संबंधों में जटिलता आएगी और जब जटिलता आएगी तो जो बेहतर सोशल कनेक्टिविटी है, जो बेहतर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, जो बेहतर ट्रेड कनेक्टिविटी है, उन सब पे प्रभाव पड़ेगा। इससे दोनों देशों को नुकसान होगा। भारत को क्या फायदा होता है नेपाल से कि नेपाल, चूंकि भारत हमेशा अपने एक अशांत और अस्थिर पड़ोसियों से घिरा हुआ है। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आप अफगानिस्तान की देख लीजिए, आप अभी हालिया समय में बांग्लादेश की स्थिति देखिए, म्यांमार में सत्ता परिवर्तन देखिए, चीन के साथ हमारे संबंध खराब चलते हैं। तो भारत को अगर नेपाल के रूप में एक शांतिपूर्ण पड़ोसी मिला है जहां पर उस बॉर्डर पे उसको टेंशन नहीं है, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदे की बात है। उसके साथ साथ भारत के लिए वहाँ पर्यटन, भारतीय टूरिस्ट पर्यटन करने जाते हैं, धार्मिक रूप से पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करने जाते हैं, पोखरा जैसे पर्यटन स्थलों को देखने जाते हैं। नेपाल का जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर से भारत को बिजली आपूर्ति होती है और नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, नेपाल में ऊर्जा क्षेत्रों में भारत निवेश करता है। तो भारत को ये सब फायदे हैं, नेपाल को भी बहुत सारे फायदे हैं।
नेपाल को फ़ायदा यह है कि नेपाली लोगों को भारतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलते हैं, नेपाली गोरखा लोगों को, गोरखा रेजिमेंट भी हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ वो जो कमाते हैं वो रेमिटेंस के रूप में अपने देश में ये ले जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, उनको रोजगार मिलता है। चूँकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और उधर उत्तर की तरफ आप देखिएगा तो हिमालय जैसे गंभीर इतने ऊँचे और इतने दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र से वो चीन से घिरा हुआ है। तो उसके लिए भारत से सामान और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति आवाजाही सुनिश्चित करना कंपैरेटिवली आसान पड़ता है। भारतीय क्षेत्र से वो कोलकाता बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह का यूज करके दुनिया के अन्य देशों से सामान मंगवा सकता है। तो भारत से उसको इस तरीके से कई सारे डिफरेंट फायदे हैं। भारत को चिंता यह है कि अगर विवाद का रहेगा तो एक पक्ष हमने कहा कि जो लोगों की कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हुई, ट्रेड कनेक्टिविटी हुई, सोशल कनेक्टिविटी हुई, इस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यह है कि नेपाल की इस खुली सीमा के माध्यम से भारत में फेक करेंसी की स्मगलिंग होती है, वस्तुओं की स्मगलिंग होती है, जो ड्रग्स है, इनफैक्ट पाकिस्तान की आईएसआई के माध्यम से कई बार आपने देखा होगा कि वो आतंकवादियों को भी भेजते हैं। तो ये सारे चीज़ों से भारत की चिंताएं हैं। दूसरा एक और चिंता है कि हमारे जो बिहार और बंगाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें अस्थिरता फैल सकती है ना। तो इन सारे चिंताओं और को दृष्टिगत रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल को जो फायदा है भारत को फायदा है, इस दोनों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को और नेपाल दोनों को चाहिए कि काला पानी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठ के सुलझाएं, कनेक्टिविटी बातचीत से सुलझाएं, ताकि यह विवाद ज़्यादा न गहराए। जी सर, अभी इन्हीं समाधान की अगर हम बात करें तो आपके क्या सुझाव रहेंगे इस संबंध को और बेहतर बनाने के लिए या इस विवाद को समाप्त करने के लिए? जी सौरभ, देखिए जो आगे की राह कहें या सुझाव कहें तो इसमें सबसे ज़्यादा तो सुझाव की बात है, चूँकि भारत एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है। तो भारत को यह चाहिए कि भारत एक बिग ब्रदर का रोल भी निभाता है, पड़ोसी देशों की इससे समस्याएं होती हैं। तो भारत को चाहिए कि यह नेपाल को कूटनीतिक चैनल के माध्यम से, राजनयिक चैनल के माध्यम से यह समझाए, चूंकि वह उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अनुरूप भी है, तो यह समझाए कि काला पानी क्षेत्र भारत के लिए कितना स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र नेपाल के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ के नेपाल के हित नहीं जुड़े हुए हैं। भारत का धार्मिक हित वहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ ओम पर्वत के दर्शन करने भारत के लोग जाते हैं, वहाँ आदि कैलाश माउंटेन के दर्शन करने भारत के लोग जाते हैं, महाभारत के जो घटनाएं हैं उससे वह जगह जुड़ा हुआ है। तो यही बात समझाना चाहिए भारतीय राजनयिक और कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से नेपाल को कि यह क्षेत्र हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से, धार्मिक रूप से, ट्रेड रूप से कितना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। उसके साथ साथ जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, सबूत हैं, मानचित्र हैं, उसको खोजबीन करने के लिए स्टडी करना चाहिए, ज्वाइंट मैकेनिज्म स्थापित करना चाहिए, ताकि पुराने सबूत लाया जा सके जो कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप हों। और सबसे बड़ी बात है कि जो रोटी और बेटी का संबंध है, इसको प्रमुखता से और बढ़ावा देने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, लोगों के बीच सहयोग और विश्वास के आदान प्रदान को बढ़ाना चाहिए। दोनों जगह के यूनिवर्सिटीज़, खास करके जो बॉर्डर एरियाज के, जैसे मान लीजिए कि नेपाल के जितने यूनिवर्सिटी हो गए, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ दोनों के बीच शिक्षकों का, शोधार्थियों का और बच्चों का आदान प्रदान होना चाहिए, ताकि यही शिक्षक, बच्चे और शोधार्थी जब देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ें तो दोनों के बीच में एक तरीके से सहयोग प्रदान किया जा सकता है। इन सारे माध्यमों से हम लोग काला पानी विवाद को भी सुलझा सकते हैं और भारत नेपाल संबंधों को और सकारात्मक रूप से बढ़ा भी सकते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं जो दृष्टिकोण में जो भिन्नता है उसको साथ में सहयोग से बातचीत करके उसमें समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सर। जी सर, इस पूरे विवाद को समझाने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने बेहतर रूप से उसको दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको विजन संवाद का यह अंक पसंद आया होगा और आप काला पानी विवाद को पूर्णतः समझ पाए होंगे। हम इसी तरीके से विजन संवाद के नए नए अंक आपके साथ लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।